नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख रहे हैं और उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर ली हैं। उम्मीद करते हैं आपने देखे होंगे और जिन्होंने नहीं देखे हैं उनसे निवेदन है कि वह ज़रूर देखें। तो दोस्तों, भक्ति काल में 4 धाराएं हैं: संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। तो हमने संत काव्य से संबंधित प्रश्न उत्तर भी देख लिए हैं, आप उनको जरूर देखें। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं सूफी काव्य धारा से संबंधित प्रश्न उत्तर। दोस्तों, संत काव्य धारा में कुछ जो संत कवि हैं उनके जन्म स्थान के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके जो गुरु शिष्य परंपरा है उनमें वह भी पूछी जाती है। तो दोस्तों, गुरु शिष्य परंपरा या उनके जन्म स्थान से संबंधित शॉर्ट वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर ली हैं। शॉर्ट वीडियो 1 मिनट की भी नहीं होती है दोस्तों, कुछ ही सेकंड की होती है और कुछ ही सेकंड में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर उसमें मिल सकते हैं, क्योंकि एक एक शब्द से एक एक प्रश्न बना लिया जाता है और उसको थोड़ा घुमा दिया जाता है। दोस्तों, कभी भी प्रश्न चेंज नहीं होता है, वही प्रश्न एग्जामिनर रिपीट करते हैं और उसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो मैं आप उम्मीद करूँगी कि आप उनको ज़रूर देखेंगे, कुछ ही समय में आप उनको देख पाएंगे। दोस्तों, आपका ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा उनमें। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती होगी, लेकिन यह सिर्फ लॉन्ग वीडियो की ही मिलती है। जो मैं बड़ी वीडियो अपलोड करती हूँ प्रश्नोत्तर की, उसी की आपको नोटिफिकेशन मिलती है। जो शॉर्ट वीडियो होते हैं उनकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप चैनल में जाकर उनको ज़रूर देखें, उनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, तो शुरू करते हैं सूफी काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तर। आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1, अंगद पैज की रचना है। तो अंगद पैज किसकी रचना है? नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास या मलुकदास। तो अंगद पैज है ऑप्शन सी, ईश्वरदास की रचना है अंगद पैज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, ज्ञानदीप के रचयिता हैं। ज्ञानदीप किसकी रचना है? मंझन की, कुतुबन की, उस्मान की या शेख नवी की। तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नवी की। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3, मृगावती के रचनाकार हैं मंझन, आलम, कुतुबन या मुल्ला दाऊद। तो मृगावती किसकी रचना है? मृगावती है ऑप्शन सी, कुतुबन की। और दोस्तों, जो मृगावती रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी रचना को सूफी काव्य की प्रथम रचना भी माना है। और सूफी काव्य से संबंधित कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर लिए हैं दोस्तों, जो शॉर्ट वीडियो हैं, जिसमें विद्वानों द्वारा बताया गया है कि कौन सी रचना प्रथम, किस विद्वान ने कौन सी रचना को प्रथम और किस कवि को प्रथम कवि माना है। इससे संबंधित वीडियो भी मैंने अपलोड कर ली है। और जो पद्मावत रचना है उसमें जो प्रतीक है उनका, जो पात्र है उनका प्रतीक पूछा जाता है और उससे संबंधित वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैं आपसे फिर से निवेदन करती हूँ कि आप शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और आप उसका नोटिफिकेशन तो नहीं आता, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप चैनल पर जाकर शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें। तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, सूफी साधना के 4 पड़ावों में कौन सा नहीं है? तो सूफी साधना के 4 पड़ाव बताए गए हैं, उसमें से कौन सा पड़ाव नहीं है, यह पूछा गया है। शरीफत, तरीकत, मलकत, मारिफत। तो कौन सा पड़ाव नहीं है? तो जो मलकत है यह नहीं है, क्योंकि सूफी साधना के 4 पड़ाव हैं: शरीफत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। तो यहाँ पे सी में क्या आएगा? हमारा हकीकत, यहाँ पे लिखा है मैंने, हकीकत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है? तो दोस्तों, जो महत्वपूर्ण काव्य होते हैं या महाकाव्य होते हैं उनके पात्र से संबंधित प्रश्न उत्तर भी बनते हैं। मैं इससे संबंधित भी वीडियो एक अपलोड करूंगी, आप ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो जो राघव चेतन है वह किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती का, मृगावती का, पद्मावत का या चंदायन का। तो राघव चेतन किसके हैं? पद्मावत के पात्र हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो सूफी काव्य परंपरा जो है उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? मधुमालती, मृगावती, माधवानल कामकंदला या पद्मावत। तो इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है ऑप्शन डी,
पद्मावत इसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। और पद्मावत के जो पात्र हैं उससे संबंधित या उसके जो प्रतीक हैं, पात्र के जो प्रतीक हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, और ये भी बताएं कि मेरे शॉर्ट वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं और मुझे और क्या करना चाहिए और कितना सुधार अपनी वीडियो में करना चाहिए, यह भी आप फीडबैक ज़रूर दें दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। मुल्ला दाऊद की रचना है। तो मुल्ला दाऊद की रचना क्या है? चित्रावली, चंदायन, मृगावती या मधुमालती। तो मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। यह है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है शायद। सुमेलित करना है हमें, एक तरफ रचनाएं दी हैं और दूसरी तरफ रचनाकार दिए हैं। तो देखते हैं, पहले रचनाकार हैं फिर रचनाएं हैं। उस्मान की रचना क्या है? हम मैच कर लेते हैं इसको। उस्मान की रचना है चित्रावली। तो दोस्तों ये वाले जो कूट वाले प्रश्न होते हैं इसमें ये देख लेना चाहिए कि जो चारों कवि हैं और चारों रचनाएं जो हैं उसमें से सबसे पहले आपको कौन सा आ रहा है। तो जैसे मैंने उस्मान को लगा लिया चित्रावली से, क्योंकि मुझे मालूम है। अगर आपको इसमें से कुछ भी मालूम नहीं है तो पहले आप सबसे पहले देखें कि आपको कौन सी रचना आती है। जैसे आपको आता है कुतुबन, तो जैसे हमने कुतुबन को लगा लिया मृगावती। कुतुबन की रचना है मृगावती, अभी हम आगे भी देख चुके हैं इसको। तो ऐसे करके हम नीचे फिर कूट भी दे सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे कूट नहीं दिया है, लेकिन इन प्रश्नों को ऐसे ही करना चाहिए दोस्तों। जो हमें पहले आता है उसे कर लेना चाहिए, पहले उसे मैच करना चाहिए और फिर कूट की सहायता से हम इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो उस्मान की रचना है चित्रावली और नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग वासुरी और कासिम शाह की है हंसावली। तो हमारा हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो यहाँ पे दिया है 4, 1, 2, 3, यही सही होगा। तो आप एक बार फिर से वीडियो पॉज करके इसे मिला सकते हैं खुद से। अगला प्रश्न है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। प्रश्न संख्या 9 है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। तो दोस्तों मैंने बोला आपसे कि संत काव्य में भी गुरु शिष्य परंपरा के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सूफी काव्य में भी जो गुरु शिष्य परंपरा है इससे संबंधित भी वीडियो भी मैं अपलोड ज़रूर करूँगी। तो पूछा गया है कि शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे तो कौन थे? मंझन, कुतुबन, जायसी, उस्मान। तो कौन थे हाजी बाबा के शिष्य थे? उस्मान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का प्रयोग किसके लिए किया है? तो एक प्रश्न तो हमें यह मिलता है कि पद्मावत में 12 मासा का प्रयोग हुआ है। कभी कभी पूछा जाता है सूफी काव्य में किस काव्य में 12 मासा का प्रयोग हुआ है, तो वह हुआ है पद्मावत में। तो पद्मावत में जो 12 मासा का प्रयोग हुआ है वह उसमें किसका वर्णन किया है, किस चीज़ को दर्शाने के लिए उन्होंने 12 मासा का वर्णन किया है, यह पूछा जा रहा है। तो नक्शिक वर्णन के लिए, विरह वर्णन के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए या शौर्य चित्रण के लिए। किसके लिए किया है दोस्तों? उन्होंने किया है या विरह वर्णन के लिए। पद्मावत में जो नागमती थी रानी, उसके विरह का वर्णन इसमें किया है। तो उसका जो एक खंड है वह नागमती वियोग खंड नाम से भी जाना जाता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। चंदायन की रचना कब हुई? तो चंदायन जो मुल्ला दाऊद की रचना है, हमने देखा था ऊपर, उसकी रचना कब हुई? 1379 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में या 1570 ईस्वी में। तो कब हुई थी दोस्तों? यह हुई थी ऑप्शन ए 1579 ईस्वी में। दोस्तों कभी कभी हम ऑप्शन काट के भी आंसर तक पहुंच जाते हैं। जैसे इसमें है बी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कुतुबन की जो मृगावती है उसका समय काल है और ये जो है पद्मावत जायसी की रचना है उसका समय है। तो ये इसका मुझे ध्यान नहीं है कि ये कौन सा समय है अभी। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, पद्मावत की रचना शैली है मुक्त गीतात्मक, संस्कृत प्रबंधात्मक, लोकगीत या
फारसी की मसनवी शैली। तो कौन सी है पद्मावत की रचना शैली, क्या है? यह है फारसी की मसनवी शैली। फारसी की मसनवी शैली में पद्मावत की रचना हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। जायसी की काव्य भाषा क्या है? तो जायसी की काव्य भाषा क्या है? ऑप्शन है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी। तो जायसी की काव्य भाषा है अवधी। दोस्तों, जितने भी सूफी काव्य हैं अधिकतर सभी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो ऐसे भी हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं और एक या दो ऐसे काव्य दिखते हैं हमें, ऐसी रचनाएं मिलती हैं सूफी में जो अन्य भाषा में हैं, लेकिन अधिकतर जो भाषा है वह अवधी का ही प्रयोग उसमें किया गया है सूफी काव्य में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इनमें ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं हैं। तो ज्ञानाश्री शाखा जो संत शाखा है उसके कवि कौन नहीं है, यह देखना है हमें। कबीर, कुतुबन, रैदास, दादू। तो हमने संत काव्य भी देख लिया है और हम सूफी काव्य देख रहे हैं। तो यह प्रश्न हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि कुतुबन को हम अभी सूफी काव्य में पढ़ रहे हैं। तो ये ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं हो सकते, ये प्रेमाश्री शाखा के कवि हैं। दोस्तों, संत काव्य और सूफी काव्य का एक अन्य नाम भी है। संत काव्य का ज्ञानाश्री है और सूफी काव्य का प्रेमाश्री है। तो यह भी हमें ध्यान देना है। कुतुबन जो है वो प्रेमाश्री के हैं और कवि रैदास, दादू ये ज्ञानाश्री शाखा के अर्थात संत शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। तो सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? चंदायन, मधुमालती, अनुराग बांसुरी, मृगावती। तो कौन सी है दोस्तों? यह है चंदायन, क्योंकि 1379 अभी हमने इसका समय देखा था और यही इसका प्रथम काव्य है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है कुतुबन किस बादशाह के आश्रित कवि थे? तो दोस्तों, भक्ति काल जो है उसमें जो कवि हैं उसके आश्रितों के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन किसके आश्रित थे। तो यह भी हमको देखते हुए चलना है कि कौन किसके आश्रित हैं। तो मैं इससे संबंधित शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर अपलोड करूँगी। तो देखते हैं कि कुतुबन किस बादशाह के आश्रित कवि थे? अहमद शाह के, हुसैन शाह के, कुतुब शाह के या शेर शाह के? तो किसके थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हुसैन शाह के आश्रित कवि थे कौन? कुतुबन। अगला देखते हैं पद्मावत में गुरु का प्रतीक है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि इससे संबंधित वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर ली है, आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि ये पद्मावत जो रचना है यह एक महाकाव्य है और इससे संबंधित पात्रों के बारे में और उसके प्रतीकों के बारे में, उसके खंड के बारे में और इससे संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक पद्मावत से संबंधित शॉर्ट वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी मैं। तो पद्मावत के गुरु का प्रतीक है पद्मावती, सुआ, रत्नसेन या नागमती। तो कौन है पद्मावत में गुरु का प्रतीक? है सुआ, हीरामन तोता भी कहते हैं, यह है गुरु का प्रतीक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और जो प्रतीक है उससे संबंधित वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप ज़रूर देखें दोस्तों। पद्मावत में रतन सेन की पत्नी का नाम था। तो पद्मावत में जो रतन सेन है उनकी पत्नी का नाम क्या था? कमलावती, नागमती, वेदवती या मृगावती। तो क्या था दोस्तों? इसका नाम था नागमती, क्योंकि नागमती वियोग खंड अभी बताया मैंने। रतन सेन उनको छोड़ के चले जाते हैं और पद्मावती की खोज में। तो नागमती क्या करती है? बहुत वियोग में रहती है। इसका वर्णन इससे संबंधित एक पूरा खंड दिया है जायसी द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। आचार्य शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम रचना मानी है। तो दोस्तों, मैंने कहा ना इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो कौन सी मानी है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तो आप रिकॉल कर पा रहे होंगे कौन सी है। ऑप्शन है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या आखिरी कलाम। तो शुक्ल ने माना है मृगावती को, जो है कुतुबन की रचना। यह सूफी जो प्रेमाख्यान काव्य है उसकी प्रथम रचना शुक्ल द्वारा मानी गई है। अगला है ऑप्शन प्रश्न संख्या 20 है प्रेम मार्गी कवि नहीं है। तो अभी हमें बताना है कि कौन सूफी कवि नहीं है। सूरदास, जायसी, मुल्ला दाऊद, मंजन। तो आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि सूरदास आप सभी जानते हैं ये कृष्ण काव्य से संबंधित हैं और कृष्ण काव्य से संबंधित इनकी महत्वपूर्ण 3 रचनाएं भी हमको मिलती हैं।
आगे हम जब कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे तो सूरदास जी के बारे में डिटेल से बातें करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, कहरनामा के रचयिता हैं। तो कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, सूरजदास की, कुतुबन की या जायसी की? तो कहरनामा किसकी रचना है दोस्तों? यह है जायसी की रचना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, पद्मावत की विधा है। तो पद्मावत की विधा क्या है? प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या सभी? तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे कि पद्मावत क्या है? महाकाव्य है, और महाकाव्य प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्रबंध काव्य के दो भाग हैं, खंड काव्य और महाकाव्य, और जो पद्मावत है वह महाकाव्य है, इसलिए प्रबंध काव्य हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23, मोहिका हसेसी की कोहरी किसने कहा? किसने किससे कहा, ऐसा पूछा गया है कि मोहिका हसेसी की कोहरी किसने किससे कहा? केशवदास ने अकबर से, तुलसी ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से, और सूरदास ने, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई इसलिए क्षमा चाहती हूँ, तो इसी में हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो किसने किससे कहा दोस्तों? ये कहा जायसी ने शेरशाह जी से, क्योंकि शेरशाह कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने एक बार जायसी के जो रूप है उसको देख के वो हंस गए थे दरबार में, क्योंकि उनका रूप थोड़ा काला था और कुछ छींटे विटे उनके मुंह में थे, तो उसको देख के वो हंस गए थे। तो जायसी ने बहुत अच्छी पंक्ति कही कि मोहिका हसेसी की कोहरी, ये कि मुझ पे हंस रहे हो तुम या उस हरी पे जिसने मुझे बनाया है। तो कितनी अच्छी बात उन्होंने कही दोस्तों। तो यह पंक्ति किसकी है? जायसी जी की है। अच्छा, यहाँ पे दिया था मैंने सूरदास ने वल्लभाचार्य से, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन सी सही है कि जायसी ने कहा ये शेरशाह सूरी जी से, शेरशाह सूरी जो राजा थे उनसे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, रस रतन के रचयिता हैं। तो रस रतन के रचयिता हैं जान कवि, पुहकर, शेख नवी या शेख निसार? तो रस रतन के रचयिता कौन है? यह है बी पुहकर, रस रतन पुहकर की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25, सूफी परंपरा का अंतिम ग्रंथ है। तो सूफी परंपरा का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या इंद्रावती? तो कौन सा है दोस्तों? इंद्रावती, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूफी परंपरा की अंतिम रचना है इंद्रावती। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो देखो दोस्तों, फिर से वही प्रतीक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो, ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उससे ही ये प्रश्न उत्तर सब लिए हैं, और उन्हीं को मैं करा रही हूँ, ताकि आप की एक समझ विकसित हो सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आप जरूर देखें। इसमें पूछा गया है कि पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन का, बुद्धि का, अहंकार का या हृदय का? तो किसका है? रतनसेन है, ऑप्शन ए मन का प्रतीक है रतनसेन। सॉरी हम थोड़ा आगे हम कहाँ पे थे? प्रश्न संख्या, एक मिनट दोस्तों, हम थोड़ा ऊपर चले गए हैं। हाँ, यहाँ पे थे। तो रतन सेन है मन का प्रतीक, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? तो पूछा जाता है कि पद्मावत को समासोक्ति कहा जाता है, या पद्मावत क्या है? समासोक्ति है। किसने कहा ये? गणपति चंद्रगुप्त ने, आचार्य शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका नाम है दोस्तों, मैंने टाइपिंग में देरी ना हो इसलिए आचार्य शुक्ल ही लिखा है, माता प्रसाद गुप्त या राम कुमार वर्मा? तो किसने कहा है ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत को समासोक्ति कहा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। तो देखो दोस्तों, पद्मावत से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए हैं। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? साधक की, शैतान की, परम सत्ता की या प्रकृति की? तो किसका प्रतीक है पद्मावती? यह है परम सत्ता की, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है।
तो पद्मावत के अनुच्छेदों को क्या कहते हैं? जैसे अध्याय भाग होते हैं किसी भी महाकाव्य के, तो पद्मावत के जो अनुच्छेद हैं उनको क्या कहा जाता है? सर्ग, कांड, खंड या अंक? तो उनको कहा जाता है खंड, ऑप्शन सी। और पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? यहाँ पे मैंने दिया है कि पद्मावत में 57 खंड हैं, तो खंड कहा जाता है पद्मावत के अनुच्छेदों को। अगला प्रश्न है, ऊपर कैसे जा रहा है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि हैं। तो कौन है सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि? जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंजन। तो कौन है? मुल्ला दाऊद इसके प्रथम कवि हैं, क्योंकि इनकी रचना देखी थी हमने चंदायन, मुल्ला दाऊद की। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये प्रश्न महत्वपूर्ण लगेंगे, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे एक वीडियो और मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी, आप ज़रूर देखें दोस्तों, और मेरे चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहें। और दोस्तों मैं दिन में 2 वीडियो डाल रही थी, लेकिन थोड़ा समय अभाव के कारण मैं अब एक ही वीडियो डाल पाऊँगी एक दिन में। तो हम जो है सोमवार से शुक्रवार तक हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नोत्तर डालेंगे, और शनिवार और रविवार को मैं व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तर डालूंगी। आज तो मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, ये मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने सामान्य हिंदी की एक वीडियो अपलोड की है विशेषण से संबंधित, तो आप ज़रूर देखें दोस्तों, और बने रहे इसी प्रकार हिंदी IQ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।